नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2019 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है ओजोन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा में फसल जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है 2, 3 और 4, तीसरा है 1 और 4 और चौथा है 1, 2, 3 और 4। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फाइनलाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून का सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव। आयोग की निष्पक्षता के लिए चयन समिति में न्यायिक सदस्य होना जरूरी नहीं। केंद्र सरकार कह रही है कहा संसद को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला लेने की शक्ति देता है संविधान और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग का किया विरोध। आज होगी इस पर सुनवाई। आपको पता ही होगा जो हमारे ये भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आपको पता ही होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जो अनूप चंद पांडे थे उनकी सेना वो 14 फरवरी को उनकी सेवानिवृत्ति पूरी हो गई थी। इस कारण से दोनों आयुक्तों का पद खाली था और अभी हाल ही में 15 मार्च को प्रधानमंत्री 3 सदस्यीय चयन समिति बुलाकर नए चुनाव आयुक्त की घोषणा की है। इनमें से 3 सदस्य में जो समिति में शामिल थे उसमें प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। और इसमें जो नया कानून है इसमें सीजीआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है और अर्जी पर कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि आप जो 3 सदस्य हैं इसमें से सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई मुख्य न्यायाधीश है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी पे लेकर विवाद चल रहा है और जो भी मुख्य नए चुनाव आयुक्त बने उनका नाम आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर सिंधु है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था संविधान के अनुच्छेद 324 तक की बात की गई। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई थी और पहले मुख्य चुनाव थे सुकुमार और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो रमा देवी थी और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। तो इन सब के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते रहिए। नाम से है समन तो पेश क्यों नहीं होते केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सीएम के अधिवक्ता ने कहा कि ईडी से गिरफ्तारी न होने का भरोसा मिले तो पेश होने को तैयार हैं। अब देख रहे हैं इनको भी 9 बार समन भेजा जा चुका है आबकारी घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। यूक्रेन रूस संघर्ष का हाल वार्ता व कूटनीति से ही संभव है। मोदी कह रहे हैं पीएम ने पुतिन व जेलेंस्की से फोन पर अलग अलग बात की और दोनों ने चुनाव के बाद मोदी को अपने देश आने को न्योता दिया है। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी कराने में दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जल आपूर्ति व सीवर समस्या की निगरानी करें मुख्य सचिव अतिशी कह रही हैं। भाजपा की आप कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी। आपके विरुद्ध भाजपा तैयार कर रही है त्रिस्तरीय आरोप पत्र और प्रदेश के साथ लोकसभा व विधानसभा स्तर पर हो रही है तैयारियां। अब देख रहे हैं देश में अब खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और पूरे आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी न्यूज़ में यही राजनीति से जुड़ी खबरें रही होती क्योंकि आपको पता है कि जल्दी लोकसभा का 28वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो उसी पे लेकर कुछ पार्टी के नेता इस पार्टी में जा रहे तो कुछ पार्टी के नेता इस पार्टी में जा रहे इस तरह देख रहे दल बदल कर रहे हैं और एक दूसरे पे खूब आरोप भी लगा रहे हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये चुनाव के लिए मतलब वोट लेने के लिए नई नई उपलब्धियां ला रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। तो ऐसे सारे लगते रहते हैं एक दूसरे पे आरोप। राज्य गठन में भूमिका
फिर भी उत्तराखंड में पनप नहीं सका यह दल। उत्तराखंड क्रांति दल की शुरुआत में जनता ने दिया समर्थन, लेकिन अब नकार किया। अनुभव की कमी और नेताओं की महत्वाकांक्षा पड़ गई दल पर भारी, और अपेक्षित वोट न मिलने के कारण दल अपना चुनाव इंसान कुर्सी भी गवा बैठा। अब आपको पता होगा जो ये उत्तराखंड है, आपको 2000 में ये भारत से अलग होकर एक नया राज्य गठन हुआ था इसका। रोजगार कितना कारगर चुनावी मुद्दा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस धार में जुटी तो सत्ताधारी भाजपा की ओर से पेश किए गए हैं आंकड़े। अब देख रहे हैं ना कि जो भी अभी तक 10 वर्ष में जो सत्ता में थी भाजपा की सरकार, उसने जितने भी कार्य किए वो अपनी उपलब्धियां दिखा रही हैं, ताकि लोगों को इस आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित कर सकें। तो आप लोग देखते रहिए, बस यहाँ आपको जो परीक्षा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बस आप लोग उसके बारे में बस जानते रहिए, और बाकी सब कोई ना राजनीति जुड़ी खबरें तो आप लोग बस इसे एक कार्टून की तरह देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षा कवच बनेगा स्वदेशी पैराशूट। गगनयान मिशन में दिखेगा आत्मनिर्भर भारत का दम। TCL कंपनी तैयार कर रही है 4 पैराशूट। कैप्सूल में रहेंगे गगनयान यात्री। 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए चयनित ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अरंगल प्रताप और अजीत कृष्णन, विंग कैप्टन सुधांशु शुक्ला मिशन के दौरान करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की चारों तरफ निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। वे क्रू मॉडल यानी एक तरह का कैप्सूल में रहेंगे। जब मिशन पूरा हो जाएगा तो उन्हें यह मॉड्यूल से सुरक्षित समुद्र में उतारा जाएगा। यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो विशेष पैराशूट सिस्टम को खोलकर धरती पर सुरक्षित आ सकते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास कुछ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर और ज़्यादा आकर्षित बन सके। तो इससे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। वायु प्रदूषण के शिकंजे में समूचा उत्तर भारत। बिहार का बेगूसराय विश्व की सबसे प्रदूषित शहर क्षेत्र के रूप में उभरा है, जबकि दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी शहर के रूप में है। वायु प्रदूषण की गंभीरता को इस आंकड़े से आसानी से समझा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की असमय मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि उत्तरी क्षेत्र में महानगरों के अलावा तमाम छोटे छोटे शहर भी वायु प्रदूषण की चपेट में है। लीजिए, स्वास्थ्य संबंधित तमाम चुनौतियां इससे पैदा हो रही हैं। और आपको पता ही होगा दिल्ली में ऐसा वायु प्रदूषण फैलता है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव होता है। मिडवाय स्मॉल कैंप में लॉर्ज कैंप को पछाड़ा। 12 माह के दौरान लॉर्ज कैंप में 50% से अधिक रहा मिडवाय स्मॉल का रिटर्न। कुल डाटा में बढ़ी 5G की हिस्सेदारी। 3.6 गुना अधिक डाटा की खपत कर रहे हैं 5G यूजर, और 15% रहा है 2023 में कुल डाटा ट्रैफिक में 5G का योगदान। जीएसटी समाधान योजना के पत्र में 31 मार्च को भरना होगा फॉर्म। 31 मार्च तक CMP 02 फॉर्म जमा किया नहीं, 2 तारीख को नहीं जमा किया तो फिर नहीं मिलेगा लाभ। निर्माताओं के बाद इसे 1% माह में देना होगा GST। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इसराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में 90 लड़कों को मारे। गाजा सिटी में लड़ाई हुई थी, 3 स्थानों पर 28 शरणार्थी मारे गए। अब देख रहे हैं जो इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बातें हो रही हैं। और इस जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी ये 7 अक्टूबर को हुई थी, जब इसराइल अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोट मना रहा था। तभी हमास ने लगभग 500 मिसाइल से उस पर हमला किया था। उसके बाद यह युद्ध प्रारंभ हो गया है। और ये सुकोट ये यहूदी धर्म का बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट आपको पता ही होगा 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यह रिपोर्ट जारी की गई है। आप लोग को पता होगा 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस भी मनाया जाता है, और साथ ही विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। विश्व खुशहाली दिवस की शुरुआत कब हुई थी, क्या आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? अगर आप लोग को पता है तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए हम देख लेते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जो अभी 2024 की रिपोर्ट आई, उसमें भारत की रैंक 126 है। इसके बारे में और हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो है ये UN है। इसी का एक पार्ट है
SSDN यानी सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क है। इसे शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और लगातार 7वें स्थान पर रहा है फिनलैंड, और अंतिम स्थान यानी बॉटम पर अफगानिस्तान है। और भारत की स्थिति जो पहले थी वो भी अभी है, क्योंकि भारत की इससे पहले जो पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई थी विश्व खुशहाली सूचकांक की, उसमें भी भारत की रैंक 126 ही थी। इस बार भी भारत की रैंक 126 ही है। और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स, इसका जो आधार है उसमें जीवन की संतुष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ है, और जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, और साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, ये सब इसके आधार है। इस आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम बात कर ले फिनलैंड की, फिनलैंड इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी हेलेंसिकी है और 2023 में इसे नाटो की सदस्य में भी इसने अपनी ग्रहण की थी। मतलब ये 2023 में नाटो की सदस्य बना था। तो इनके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। यहाँ पास आपको अभिषेक त्रिपाठी कुछ साक्षात्कार दिए, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिए। अभी IPS जुड़ी जो भी जानकारी हो, आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए इसको। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्मूले से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। देश में 21 महीने से चल रहा आपातकाल समाप्त किया। 1977 में आज ही के दिन 21 महीने से चल रहा आपातकाल खत्म हुआ। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल लगाने का ऐलान किया था। इसी वर्ष 22 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध दिया गया था फैसला आपातकाल की वजह यही माना गया था। और यूएई में विश्व का सबसे बड़ा डाक टिकट जारी किया गया। 2013 में आज ही यूएई ने मदर्स डे के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा डाक टिकट द मदर ऑफ एमिरेट्स जारी किया था। 1.36 गुणा 1.77 मीटर के टिकट को यूएई के संस्थापक जायद बिन सुल्तान की पत्नी शेखा फातिमा बिन्त मुबारक अली केतबी के सम्मान में यह जारी किया गया था। क्या एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो चुकी है? दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों के बीच छिड़ी बहस गुत्थी सुलझाने के लिए शोध में जुटे एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप से जुड़े विज्ञानी। मानव जनित बदलाव के लिए नए युग की शुरुआत। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर हो रहे मानव जनित बदलाव चलते एक नए वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई, जिसे एंथ्रोपोसीन कहा गया। इनका मानना है कि पिछली सदी के खत्म होने तक होलोसीन युग का भी अंतिम पल आ गए थे। वे कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इंसान ने धरती के भूविज्ञान, महासागरों, पारिस्थितिक तंत्र को इतनी तेजी से बदला है कि इसमें एंथ्रोपोसीन की शुरुआत हो गई है। वहीं कुछ जानकारी कहना है अभी इसमें काफ़ी समय अभी ये शुरुआत नहीं हुआ है। इसी पे लेके कुछ विचार चल रहे हैं। इधर आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फलसल जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सा निर्मुक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बायोमास एक कार्बनिक पदार्थ है जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है तथा यह ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत है। बायोमास में सूर्य से संग्रहित ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बायोमास का दहन करने से बायोमास की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। फसल अवशेष और बायोमास बर्निंग को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रमुख स्रोत मानते हैं। चावल की फसल का अवशेष जलाने से वायुमंडल में निलंबित कण HO2 और NO2 और O3 निर्मुक्त होते हैं। अतः विकल्प डी सही जवाब है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।